अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इन्फोहॉलिक्स ठीक हैं? टेंशन हो रही है पेपर्स की, पेपर्स चल रहे हैं। टेंशन वेंशन से क्या होगा यार, टेंशन मत लिया करो, अपनी सी मेहनत करो, अल्लाह ताला से दुआ करो। नसीब का लिखा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेहनत शर्त है और वो जितनी हो सकती है हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, ऑलराइट, हियर इट इज़। ओके, ये क्लास 8 का जो है हम चैप्टर 3 तक कुछ पहुँचे थे, अभी चैप्टर 4 कोशिश करेंगे चैप्टर 5 भी हो जाए इसी के साथ, और अगर अल्लाह करे 6 भी हो जाए तो करते हैं। चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो एंड में एक्सरसाइज होगी उसको मिलके सॉल्व करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि साइंस के पोर्शन में हम एक्सेल कर जाएं। पीएचडी या जीएसटी का तो खैर हो गया है, या जिनको देना है उनके लिए। तो शुरू करते हैं खूबसूरत दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। ठीक है, ये बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और उसके बाद है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे इल्म का जिससे मुझे नफ़ा हासिल हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला, और ऐसे रिज़्क़ का जो कि पाक रिज़्क़ हो और ऐसा अमल जो कि कबूल हो जाए। ठीक है, तो बहुत प्यारी दुआ है ये मैं काफ़ी अर्से से पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी ने सिखाई थी, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों के तवस्सुस से मुझे भी कुछ सवाब मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सही है जनाब, इसके टाइटल से समझ में आ गया होगा ना आपको, पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है और पॉल्यूशन की बात हो रही है, और एनवायरनमेंट में ही होती है पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो 3 बड़ी पॉल्यूशंस हैं, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन भी होती है, इसमें दिया हुआ नहीं है, चलो खैर डिफॉरेस्टेशन दिया हुआ। डिफॉरेस्टेशन तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, उसके 3-4 मेन रीज़न्स में से एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। सही है, जंगलात को हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग पे मैंने थोड़ी थोड़ी आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। ये पीएचडी जीएसटी ख़त्म हो जाए तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत काम आते हैं। ये एयर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ पॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया गया है। अब ठीक है, ये कह रहे हैं पॉल्यूटेंट्स दे सोर्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स वगैरह ऑर्गन सिस्टम पे सब बता रहे हैं। देखो पॉल्यूशन जितनी भी होगी ना, आपके ह्यूमन जो इन फिजियोलॉजी जो है उस पर ये उसको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, और पॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लो। पॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर डैट हार्मफुली इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज है, यानी ये ऐसा चेंज है जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, मतलब हम नहीं चाह रहे पॉल्यूशन करना, लेकिन हो रही है, पॉल्यूशन होए जा रही है। और उस अनडिज़ायरेबल चेंज की कहाँ पर हो रहा है? फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है। किस में? एयर में, लैंड में और वाटर में। ठीक है, तो एयर में, लैंड में और वाटर में जो है ना, एक अनडिज़ायरेबल चेंज आ रहा है फिज़िकल लेवल पर, केमिकल लेवल पर या बायोलॉजिकल लेवल पर, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। और ये बात नहीं तक नहीं रुकती, ये पॉल्यूशन जो है इस चेंज की वजह से हमें मसला हो रहा है ना, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ पे और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वाटर जो है वो अगर पॉल्यूट हो जाएगा तो सी लाइफ जितनी भी है, मछलियाँ हो गई और जितनी भी सी हैबिटेट है, वो जो है उस पॉल्यूशन का शिकार होगी, और फिर वही मछलियाँ हम खाते हैं, तो उन्होंने वो पॉल्यूटेड वाटर जो है उनके मीट में होगा और उसका इफ़ेक्ट हम तक पहुँचेगा। लैंड पॉल्यूशन हो गई, एयर पॉल्यूशन समझाने की बात नहीं है ये आपके सामने, कितनी ज़्यादा जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या आप कह लें कि व्हीकल्स जो होते हैं इतने सारे वो ऐसी गैसेस निकालते हैं जिससे एयर पोल्यूशन हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, सांस की बीमारियां जो है बढ़ रही हैं। तो दिस इज़ द पॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर डैट हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, अब जो
और क्या करें कि एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस भी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन कॉमन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये पूछा जा सकता है कि एयर पोल्यूशन जो है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी पोल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत डेंजरस है। तो एयर पोल्यूशन जो है उसके बड़े ख़तरे हैं, इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को। और पॉल्यूटेंट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं द हार्मफुल सब्सटेंस विच डैमेज द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। सिंपल हो गया, ठीक है, जो आपकी एनवायरनमेंट को डैमेज करें ऐसे ख़तरनाक एलिमेंट्स या सब्सटेंस को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको ये एयर पोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया, तो अब आपको ऑक्सीजन को छोड़ के बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। ऑक्सीजन तो हमारी ज़रूरत है, तो कुछ मेजर और वो गैसेस क्या कहलाएंगी, वो पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगी, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगी। सही है, सी पॉल्यूटेंट्स अलग होंगे, लैंड पॉल्यूटेंट्स अलग होंगे। तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स में से कुछ गैसेस का उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, वन ऑफ द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इमिशन। ओह गॉड, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल एंड मोटर व्हीकल इमिशन एंड हैविंग टेरिबल इरिटेटिंग स्मेल। सही है, ये जो मोटर व्हीकल इमिशन हो रही होती है ना, मोटर व्हीकल से आप समझ गए ना, गाड़ियाँ वगैरह, ये जो इमिट आउट हो रहा होता है, तो ये बता रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड उसकी बाय प्रोडक्ट है और इससे जो है वो इरिटेशन, सही, स्किन इरिटेशन भी हो सकती है, इंटरनल इरिटेशन भी हो सकती है, ये जो ट्रैकिया है या लंग्स जो हैं, विंड पाइप जो है हमारा, थ्रॉट इरिटेशन हो सकती है, और इसकी बड़ी टेरिबल जो है वो इरिटेटिंग स्मेल भी होती है। तो स्मेल जो है बड़ा इरिटेट करती है आपको, आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं या इंटरनल जो सेप्टम है, नेज़ल सेप्टम, यहाँ पर इरिटेशन हो सकती है। ये इसके बारे में उन्होंने बताया कि बड़ी इरिटेबल सी इसकी स्मेल होती है। कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन लीड टू अ हायर अकरेंस ऑफ कफ, स्नीज, कोल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को डाइसनिया भी कहते हैं, खैर वो हमारा भी टॉपिक नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, कफ, स्नीज, कोल्ड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के कांस्टेंट, यानी कि एक इसका एक्सपोजर होता रहे तो इस तरह की बीमारी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस, याद करें मैंने आपको पीछे बताया था कि पीछे किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पर ITS लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। हाँ, कुछ को याद होगा यकीनन, कुछ को नहीं होगा। बहरहाल जिनको याद है उनके लिए ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉड्स। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहाँ लग जाता है जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के आगे, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स। न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि यहाँ इस स्कल के अंदर होते हैं या क्रेनियम के अंदर होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स। अच्छा, आगे चल रहे हैं। फटीग, थक जाता है इंसान बहुत, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एयर इन्फेक्टेड विद सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द मेन रीज़न फॉर एस्थमिक अटैक्स। ठीक है, ऐसी हवा को इनहेल करने से जो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं उनको एज़मेटिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से। आँख में बड़ी इरिटेशन होती है, मैंने अभी आपको बताया, एयर म्यूकोजा जो डिस्टर्ब हो जाएगा, पानी आने लगेगा आँखों से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर बोल दिया उन्होंने, लंग ऑब्वियसली डैमेज होगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इस सल्फ़र डाइऑक्साइड के, और ये बाय प्रोडक्ट है किसका, मोटर व्हीकल का। सही है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल लीड्स टू एग्जॉस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से हो रही है, ठीक है, यानी कि सब्सटेंस, यानी कि फ्यूल, सब्सटेंस में भी फ्यूल में जो भी हमारे यानी कि ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनकी, या और दूसरी भी प्रोडक्ट्स जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं, उनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन, अभी सही से कंबस्ट नहीं हुआ है, सही से उनका रिएक्शन हुआ नहीं है, हाफ रिएक्शन हुआ है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है, और उसमें जो वो गैस निकलती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, विच इज़ CO। ठीक है, डाइऑक्साइड होगा तो मैं 2 लगा दूंगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एग्जॉस्ट होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल से। कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ना कोई कलर है, ना कोई इसकी स्मेल है। मोस्टली रिजल्ट्स इन द डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट, लाइक हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अमंग अदर, एज वेल एज हेडेक एंड रिड्यूस मेंटल अवेयरनेस। ठीक है, ये जो इससे जो डिजीज़ हो रही हैं मोस्टली वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें हार्ट अटैक हो गया,
और भी दूसरी कार्डियोवैस्कुलर CVS डिजीज़ हो रही हैं, हेड एक, सर में दर्द हो रहा है, मेंटल अवेयरनेस जो है वो माइंड के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है ये। तो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं मोस्टली ये वहाँ पर जो है अपना काम दिखाती है, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इन एक्सेस में इफेक्ट द लंग्स एंड लीड टू वीकनिंग ऑफ लंग्स। ऑब्वियसली लंग्स तो हर जगह ही डैमेज होंगे, कोई भी गैस हो, ठीक है। इट में क्योंकि ये ऑक्सीजन तो है नहीं जो आपके लंग्स हेल्दी रहें, हमारे जो लंग्स हैं ना ये ऑक्सीजन को पहचानते हैं, बाकी सारी गैसेज जो हैं इनके लिए एलियन गैसेज हैं, या आप कह लेंगे पॉल्यूटेंट्स हैं एक तरह से। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इट मे हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन्स एंड कुड लीड टू फटीग एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल। बस ठीक है, इन्होंने एक इनडायरेक्ट इफेक्ट बताया है कि बड़ा ड्रास्टिक सा इफेक्ट हो जाएगा अगर कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन जो है वो वीक होगा और उसकी वजह से फटीक होगी और उसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होगी हेल्थ। तो ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट बताया है क्योंकि ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो अगर हार्ट इफेक्ट होगा तो एक इंडिविजुअल जो है वो वैसे ही फटीक में चला जाएगा, यानी फटीक का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। फटीक का मतलब होता है वीकनेस, जनरल वीकनेस, वीक फील करना। एस एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द राइटिंग बिकॉज मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इस पेन के ज़रिए डिजिटली। ऑलराइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ठीक है। उसको कह रहे हैं ये लोग इज़ वन पॉल्यूटेंट मोस्टली फाउंड एट मेजर रोड जंक्शंस, ओके, एट मेजर रोड जंक्शंस एंड इन हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज। ओके, दिस इज़ समथिंग न्यू। ये कह रहे हैं कि ये जो रोड जंक्शंस होते हैं यहाँ पर जो है ये ऑक्साइड्स मिलते हैं और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में मिलते हैं। तो ये MCQ बन सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है। तो ये कहाँ पाया जाता है? रोड जंक्शंस के ऊपर, ठीक है, और ये हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में भी। तो ये याद रखिएगा पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ स्मोक, ओके, एंड हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे तो ऑब्वियसली हो गई स्मोक, सही है। ये जो पंजाब साइड के जो लोग हैं जो सुन रहे होंगे, लाहौर वाले, कराची में भी बहुत हो रही है यार स्मोक, तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला हो गया है। तो ये स्मोक का भी एक सीज़न ही आ गया है ना, एक धुंध रहती है और अजीब सी मतलब सांस लेने में मसला और बहुत इशू आ रहा है, और स्मोक में ही हम लोग फिर मास्क वगैरह जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से ही तो हो रहा है। हमारा पूरा मुल्क इसकी लपेट में है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, KPK में शायद कम हो क्योंकि वो एरियाज़ वो लोग काफ़ी जो है वो ख्याल रखते हैं सफाई सुथराई का वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी होगा, मुझे सही सा आइडिया नहीं है। फिर भी KPK का एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो है फॉरेस्टेशन है और काफ़ी जो है वो उधर आप कह लें कि लंग्स जो है ना आपके काफ़ी खुश रहेंगे। आपके जितनी ये दोनों जो है लंग्स इनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है KPK। एक तो ऊपर का एरिया है तो, और जितने वहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल जो वहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है लंग्स को, ठीक है। अच्छा, आगे चल रहे हैं। ओके, वेरियस डिजीज रेस्पिरेटरी लंग, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, वही बातें कर रहे हैं, कफ, चेस्ट पेन वगैरह, ब्रीथिंग हो रही है डिफ़िकल्टी में, ठीक है। ओके, CFC ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन ये कंबाइन हुए तो ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स जो होते हैं CFC, अ ग्रुप ऑफ गैसेस विच आर वाइडली यूज्ड, सही है बिल्कुल, रेफ्रिजरेंट्स में एंड इंडस्ट्रियल फोमिंग एजेंट्स के अंदर। इनका यूजेज देख लो कि CFC जो है ना मोस्टली रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, या आप कह लेंगे फ्रिज या डीफ्रीजर्स जो होते हैं, इनकी जो गैसेज होती हैं उसमें मोस्टली CFC यूज़ होती है। और इंडस्ट्रियल फोमिंग एजेंट्स यानी ये मोस्टली प्रोपेलेंट्स में यूज़ होंगे, प्रोपेलेंट्स, या आप कह लें कि जो शेविंग जेल होता है या शेविंग फोम होता है, सही है, उस फोम को क्रिएट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर CFC यूज़ होती है। या आप इन्हेलर्स जो होते हैं ना, इन्हेलर्स में एज अ प्रोपेलेंट भी यूज़ होती है ये। CFC इज़ अ मेजर, आगे देखते हैं चलें अगर शायद दिया उन्होंने, CFC इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओके, CFC इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर ये है O3, इसका मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका फार्मूला है 3 ऑक्सीजन, ये शायद मैंने बताया हो आपको, ऐसे यूं कंबाइन हुए होते हैं एक दूसरे से, ये ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, रेडिएशंस जो होती हैं अल्ट्रा वायलेट सन से जो आ रही हैं, उसको अल्लाह ताला ने रोकने के लिए पहले से एक लेयर जो है वो बनाई हुई है। तो ये CFC जो है ना ये कर रही है इसको डिस्ट्रॉय।
इनहेलेशन ऑफ हाई लेवल्स ऑफ, और CFC के अंदर भी मेरे ख्याल से क्लोरीन का जो पार्ट है ना, क्लोरीन का ये पार्ट जो ना ज़्यादा डैमेज करता है इसको। खैर आगे चल रहे हैं। इनहेलेशन ऑफ हाई लेवल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन अफेक्ट द लंग्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर, किडनी, ये तो सबको ही ख़राब कर रहा है भाई। ऊपर तक तो नाइट्रस ऑक्साइड्स तक तो जो है वो, या आप ये कह लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ हार्ट पर ही कर रही थी मोस्टली, ये तो भाई हार्ट को भी नहीं छोड़ रही, CFC लिवर को भी नहीं छोड़ रही, किडनी को भी नहीं छोड़ रही, तो बचा ही क्या है ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा फिर, ठीक है। सब कुछ तो चला ही गया, तो बड़ी ख़तरनाक गैस है। ऑलराइट, सिम्टम्स ऑफ द एक्सपोजर टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन इंक्लूड ड्राउजीनेस, आपको गशी आने लगेगी, ड्राउजी फील होगा, आप चक्कर आने लगे, अनक्लियर स्पीच, बड़बड़ाने लगोगे, बोल कुछ रहे हो ज़बान से निकल कुछ जाएगा, डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेट ही नहीं कर पा रहे होगे ख़ुद को, सही है, कंटेन ही नहीं कर पा रहे होगे, टिंगलिंग सेंसेशंस मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं, पैरों में और हाथों में सनसनाहट जिन्हें हम कहते हैं ना, ठीक है, उस टिंगलिंग सेंसेशंस वो होती हैं। वीकनेस होगी लिम्स में, लिम्स क्या होते हैं, लिम्स आपके दोनों हाथ और दोनों पैर, सेंटर से जो अवे चीज़ें ना, ये आपका डायाफ्राम है, सेंटर है, और उससे अवे ये 2 हाथ और ये 2 पैर, ठीक है, और ये गर्दन और ये ओफो छोटा सा मुंह, ठीक है, सॉरी इतनी सी जगह थी तो ऐसे ही बना सका मैं। तो ये जो है ना आपके हाथ दोनों और ये पैर, ये दोनों लिम्स में आते हैं। तो वीकनेस इन लिम्स, यार हाथ पैरों में जान नहीं है, कहते हैं ना, वो यही बात है। एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन रिजल्ट इन डेथ, हाँ तो बंदा मरेगा ही भाई, इतनी ख़तरनाक जब चीज़ें हो जाएंगी। इंजेक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन ऑल्सो लीड टू नोजिया, इरीटेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डायरिया। नोजिया क्या होता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना वो उन्होंने ठग से बता दिया होगा अभी। नोजिया कहते हैं फीलिंग ऑफ वोमिटिंग को, सही है, ऐसा हो रहा होता है ना, हमें उल्टी की फीलिंग आ रही होती है, उल्टी हो नहीं रही होती, वोमिटिंग हो नहीं रही होती, वोमिटिंग की फीलिंग आ रही होती है, उपकाई सी इस तरह से आ रही होती है, उसको कहते हैं नोजिया, द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। और इरिटेशन हो रही है डाइजेस्टिव ट्रैक में, और डायरिया तो आपको पता ही है, लूज़ मोशन, ठीक है। तो ये बड़ी ख़तरनाक गैस है, इसने इंसान को छोड़ा नहीं भाई, मार दिया, इतनी ख़तरनाक इसने कंडीशंस करी हैं CFC ने। और ये हमारी उसको भी तो नहीं छोड़ी ना, ओजोन लेयर को, उसमें भी ये क्लोरीन की थ्रू ही होता है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, क्लोरीन जो है इसका वो ओजोन लेयर को डैमेज करता है। खैर आगे चल रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं एक्टिविटी हो रही है, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन एक्टिविटीज़, अच्छा है, क्या कह रहे हैं, बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एनवायरनमेंट इसेंशियल मेंटेन, ओके, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। आगे एसिड रेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, एसिड रेन। ऑलराइट, हाँ एक चीज़ है, द फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड ऑन क्रॉप्स अल्टीमेटली रीच इन सॉइल वाटर एंड हेंस इफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया था ना फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इनके बारे में, साइड्स जहाँ लग जाए तो वो उस चीज़ को कत्ल कर रहा होता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है, उसका नाम और निशान मिटा रहा होता है। तो फंगीसाइड्स हम स्प्रे करते हैं तो ये फंगस को किल करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड्स हम स्प्रे कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। लेकिन भाई ये जो है ये और भी मसले कर रहे हैं ना, इन फंगीसाइड्स के स्प्रे से या इन इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे से मेन टारगेट तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, उस ज़मीन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है जहाँ से जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है, और जिस पानी के ऊपर ग्रो कर रहा है ये उस पानी को भी पॉल्यूट करेगा। तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो मिल सकते हैं ना, आ सकते हैं। इस चीज़ में इंसान को सोचना चाहिए कि इन फंगीसाइड और इन इंसेक्टिसाइड्स का कोई न्यू रिप्लेसमेंट आए जो कि ज़्यादा डैमेजिंग ना हो, हमारा वो जो है मेन टारगेट जो है वो भी ख़त्म हो जाए और प्लांट भी सेव रहे और एनवायरनमेंट भी सेव रहे। आगे चल रहे हैं एसिड रेन। एसिड रेन का नाम आप सबने सुना होगा, एसिड रेन तेज़ाब वाली बारिश, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन एसिड रेन इसको यूँ कहा जाता है बिकॉज मैं जनरली आपको एक बात बता दूँ, फिर हम पढ़ेंगे इसमें और नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगी मेमोरी। एसिड रेन में क्या होता है, जो हज़ार्डियस गैसेस होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई और सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, ये इस तरह की गैसेस जो है ना, इनके वेपर्स जो होते हैं ये ऊपर जाके जमा होना यूँ शुरू हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। अब जब उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनके वेपर्स वहाँ एटमॉस्फेयर में जमा हुए हैं, इधर बादल भी आ गया और मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बोल दें मैं इनको बारिश कर दें। तो फिर बारिश जो हुई यहाँ पर, तो ये जो बारिश हुई, अब ये जो वाटर गिर रहा है ये इन गैसेस के साथ इन्फेक्टेड वाटर है। वो जो बारिश का कतरा गिर रहा है ना, उस कतरे के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है, इस तरह की हज़ार्डियस गैसेस जो हैं वो हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर उस पर्टिकुलर एरिया में तो उसके वेपर्स भी हैं। तो ये जो रेन हो रही है बड़ी ख़तरनाक रेन हो रही है, ये एसिडिक रेन हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको आगे थोड़ा।
पावर स्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन बाय बर्निंग कोल प्रोसेस इमिट कार्बन, आ गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एयर विच कैन डिज़ोल्व इन रेन वाटर। वही बात है कि ये सारी चीज़ें रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी इन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। इस तरह से एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन से इफेक्ट क्या आ रहा है? इफेक्ट्स दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का अमल ख़राब हो रहा है प्लांट्स का, और ये प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर वो कैसे आगे ग्रो करेंगे, ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की। व्हेन एसिड रेन क्या कह रहे हैं, रेन फॉल्स, ओके, फॉल्स इन रिवर, रिवर में अगर फॉल करेगी तो रिवर और लेक्स ऑब्वियसली वो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, तो वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट हो गई। इट कैन किल द एक्वाटिक एनिमल्स, जो एक्वा एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं जितने भी, वो एक्वाटिक हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगी, सारे बेचारे मर जाएंगे या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एसिड रेन इज़ नॉट ओनली द हेल्थ हज़ार्ड बट ऑल्सो कैन डिस्ट्रॉय मैनी मैन मेड स्ट्रक्चर्स, ओके, मेटल्स एंड स्टैचू ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ हेल्थ को ही डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि ये इतने ख़तरनाक बारिश के जो हैं वो कतरे होते हैं जिनमें ये गैसेस होती हैं, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मैनी मैन मेड स्ट्रक्चर्स, यानी इंसानों ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए जिसके अंदर मेटल्स की, अगर कोई आप कह लेंगे कोई मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, कोई बिल्ड किया हुआ है, कोई स्टैचू बिल्ड किया हुआ है, या कोई भी आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये एसिड रेन अगर वहाँ पर होगी तो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उसके सरफेस को ख़राब करेगी, ठीक है। तो वो ये भी एक पॉइंट है ना कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर भी इस एसिड रेन से जो है इफ़ेक्ट होता है। किल मैनी एनिमल्स, बहुत जाने जाएंगी। डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर लैंड, वो लैंड भी ख़राब होगी ऑब्वियसली, जो आसपास की लैंड होगी, क्रॉप डैमेज होगी, प्लांट डैमेज होगा। तो ये एसिड रेन था, पढ़ा हमने, समझा। आगे चल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको समझना समझाना ज़रूरी है, लेकिन बस आप इतना समझ लें कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ प्रोड्यूस व्हेन ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड, ठीक है। जितना भी फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, और अगर यही फ्यूल जो है इनकम्प्लीट बर्न हो या इनकम्प्लीट उसकी कंबस्टन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ मेजर ग्रीन हाउस, जी बिल्कुल, यही मेजर ग्रीन हाउस गैस है। एज इट ट्रैप द सन हीट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्केप, यही ऐसी बड़ी, वैसे तो और भी गैसेज हैं मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बड़े आगे है, ठीक है। और यही इसके मॉलिक्यूल्स में जमा हो जाते हैं, ये हीट को ना वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती और ट्रैप कर लेती है, और हीट फिर ट्रैप होकर वापस नीचे ज़मीन पे आती है और फिर यू नो टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता है। आगे चल रहे हैं, ग्रीन हाउस में ये तो पूरा प्रोसेस ही है। खैर, एज मोर ट्रीज़ आर बर्न फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जितने ट्रीज़ जो है वो जलाए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी एमिशन होगी। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना स्टार्ट हुआ, ये कुछ 70s और 80s में से, 1970-80s में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़ी पीक पर थी, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर देखो इतनी इंडस्ट्रीज़ लगी, ऑब्वियसली हमें इंसान को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इसके जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट थे, जो पॉल्यूशन की एग्जांपल है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी प्रोडक्शन हुई और ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई। हमने फिर उल्टा दरख्त भी काटने शुरू कर दिए, क्योंकि वुड इंडस्ट्री को भी तो यूज़ करना है ना, फर्नीचर भी तो बनाना ही है ना, तो भाई वुड इंडस्ट्री की वजह से ठीक ठाक डिफॉरेस्टेशन हुई, तो इस तरह से भी कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए फॉरेस्ट ही नहीं है। तो देख रहे हैं आप कितना हमने दोनों तरफ से अपनी पैरों पर जो है ना वो कुल्हाड़ी मारी। ऑलराइट, एंड ग्रीन क्या बोला, एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द, ठीक है वही बता दिया मैंने आपको, दिस इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारी वर्ल्ड का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और मोस्टली डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और मेन गैस कौन सी है उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। अदर गैसेज विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट आर आल्सो कॉल्ड आल्सो रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, दीज इंक्लूड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, सही है। बाकी जो दूसरी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो मीथेन है, ये भी हम ही रिलीज़ कर रहे हैं, मीथेन CH4 मीथेन गैस, ये जो हमारे चूल्हों में आ रही है ना अभी, ये स्टोव में जो हम चूल्हा जलाते हैं ये जो गैस आती है, ठीक है, ये गैस कौन सी है, ये मीथेन गैस है, जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, वही है ये। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। तो ये 3 से 4 गैसेस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा
कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। आगे चल रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है। हाई अप राउंड अप, ठीक है, हाई अप राउंड ऑन अर्थ इन इट्स एटमॉस्फेयर इन बिटवीन 12 to 15 किलोमीटर्स। ओके, कुछ 12 से 12 to 15, ओके, कुछ 12 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज में। अच्छा, समझो ये बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो ग्राउंड है ना, अर्थ सरफेस है, यहाँ से तकरीबन 12 से लेके कुछ 50 किलोमीटर की रेंज में कहीं ये ओजोन लेयर आ जाती है, यानी ये अर्थ से तकरीबन इतना दूर है ऊपर एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो ये रेंज भी आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, ये O3 इसका फार्मूला आपको पता है। द ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है सन के। द रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम्स इनटू एटमॉस्फेयर ब्रेक डाउन द ओजोन शील्ड। हाँ, ये देखें आ गया ना, ये CFC का मैं आपको बता रहा था कि उसमें से क्लोरीन निकलता है, मुझे याद पड़ रहा था। ये क्लोरीन एटम जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में ब्रेक होते हैं और ये जाके इस ओजोन शील्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं, ये O3 की जो शील्ड है। सो क्लोरीन इज़ द मेन क्रिमिनल हेयर। ओके, द मेजर सोर्स ऑफ क्लोरीन इज़ आ गया, क्लोरीन कहाँ से मिलेगा, वो इस CFC से मिलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इससे क्लोरीन जो है निकलता है और जाके ओजोन पर अटैक करता है और ओजोन को डिप्लेट करता है या ख़त्म कर रहा है, उसकी डिप्लीशन हो रही है। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करेंगी भाई, बिल्कुल यहाँ पे अर्थ पे पहुँचेंगी, जिससे स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन की बेइंतहा डिजीज़ हो रही हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह, और यू नेम इट, एंड मैनी अदर लीथल इफेक्ट्स हो रहे हैं ह्यूमन के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, फॉरेस्ट वाइटल रोल है अर्थ का, ट्रीज़ प्योरीफाई वगैरह सब ये आप देख लीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइन एज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब है माइनस कर देना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है ये एफॉरेस्टेशन भी मेरे ख्याल से इसको कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेरे ख्याल से इसका मतलब तो होता है डाउन, और एफॉरेस्टेशन जो है वो इसका मतलब होता है कि उगाना, पौधे वगैरह उगाना। बट इस पॉइंट को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का तो हमें पता है, जंगलात कट रहे हैं। एफॉरेस्टेशन शायद इसका उलट होगा कि जंगलात के लगाने को कहते हैं एफॉरेस्टेशन, बट आई एम नॉट कन्विंस है, आप कंफर्म कर लेना इसको। यहाँ पर खैर डिफॉरेस्टेशन है, इसका मतलब है जंगलात की कटाई, जंगलात को काट रहे हो आप, पौधों को काट रहे हो। और अभी कुछ 10 बिलियन सुनामी ट्री का इनिशिएटिव लिया है ना इमरान खान साहब ने, विच इज़ वेरी गुड। ये एटमॉस्फेयर को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें भी पौधा लगाने चाहिए। लोग अब सोच रहे हैं, कुछ 1443 साल पहले मेरे नबी ने बोल दिया था, बल्कि करके दिखाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि पौधे और दरख्त लगाना सुन्नत अमल है। तो भाई हर सुन्नत में हिकमत है। खैर आगे चल रहे हैं, ये नीचे आपको काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं, और ट्रीज़ वगैरह वो सब बात हो चुकी है, सही है। एसिडिक ओशंस क्या बोल रहे हैं, द ओशन आर बिकमिंग मोर एसिडिक विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और ज़्यादा जो है ओशन एसिडिक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो एसिड रेन ज़्यादा होगी और फिर ओशंस ख़राब होंगे। डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रहा है, इकोसिस्टम पूरा डैमेज हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ स्पीशीज़, हाँ, लॉस ऑफ स्पीशीज़ मतलब कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मतलब होता है कि इनकी जो है वो नस्ल अब करीब करीब है ख़त्म होने के, सही है। तो ये लॉस ऑफ स्पीशीज़ कह लें या आप इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कह लें। इसमें जाइंट पांडा, ये बेचारा जो है जैसी डिफॉरेस्टेशन हुई है इसका तो घर उजड़ गया बेचारे का। ये जंगलात में रहना पसंद करते थे, घने भरे जंगलात में। तो जाइंट पांडा हो गया। राइनो आपको पता है वो होता है, राइनो क्या कहते हैं राइनो को उर्दू में, हाँ गेंडा, राइनो को कहते हैं गेंडा, राइट। राइनो हो गया, ये सींग निकला होता है ना इस तरह का, ऐसे यूँ करके राइनो का, और ये इसका ऐसे मुँह, ये तो बहुत ही अजीब राइनो बनाया है मैंने भाई। खैर अच्छा, खैर राइनो का इस तरह से यूँ सीन निकला होता है, समझ गए ना। जाइंट्स पांडा, राइनो, एशियन एलिफेंट, मोस्टली श्रीलंकन एलिफेंट बड़े मशहूर होते हैं। श्रीलंकन और थाई एलिफेंट्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ 100 आ गया ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, जाइंट पांडा, राइनो और एशियन एलिफेंट कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। बाकी और भी बहुत सारी हैं। वाइट टाइगर जो है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर शामिल हो चुका है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल, ट्री जो है वो ब्लॉक्स कर रहे हैं, सनरेज को ब्लॉक करते हैं, एक्स्ट्रा हीट को एट द नाइट, और भी बहुत सारे काम इनके आप देख लीजिएगा यहाँ पे। बस स्विंग्स, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। फ्लड एंड इरोजन में काम दे रहे हैं, बिल्कुल भाई।
ये जो फ्लडिंग हो रही होती है ना, और वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो ये उस फ्लड के एक्सट्रीम लेवल को जो है ना अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके वो जो बहाव आ रहा होता है ना फ्लड का, उसका, तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और उस बहाव को जो है ना वो रोक रहे होते हैं, फ्लडिंग जो हो रही होती है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे अगर 10 ट्रीज़ लगे हुए हैं और यहाँ से फ्लड आ रहा है बहता हुआ, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो बीच में ये रुकावट बन जाएंगे ना, ये इसको जो है इस फ्लड को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसकी स्पीड में ब्रेक लगेगा। और यहाँ आपका सपोज़ घर है, तो अगर ये 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा था अगर, तो ये कुछ 20-30 की स्पीड पर रह जाएगा। मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस तरह से, और आपकी डैमेज कम होगा आपको। तो इस तरह से फ्लडिंग को जो है ना, ये विदाउट ट्रीज़ बड़ा मसला हो जाएगा। विदाउट ट्रीज़ इरोजन ऑफन अकर्स इन sweep lands into nearby rivers. Erosion results in the contamination of water supply which greatly decrease the quality of, यानी कि जो सॉइल टेक्सचर जो है ना वो बड़ा ख़राब हो जाता है। अगर ये नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो सॉइल टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, इरोड होने लगेगी, ज़मीन बंजर सी होने लगेगी और वहाँ पर वाटर की सप्लाई में इशू होगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होती है। फॉरेस्ट हंटिंग, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बस ठीक है, सही है, इसमें इतना कुछ मुझे नहीं लग रहा। सेविंग अर्थ को बचाएं, कहाँ बचा रहे हो यार? क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हो, कुछ भी नहीं हो रहा। बहरहाल, अच्छा, सेविंग अर्थ क्या कह रहे हैं? प्लांटेशन करो, ठीक है, फॉरेस्टेशन करो, प्रोटेक्टिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ को बचाओ भाई, बाय बैनिंग ऑन प्रोडक्ट्स मेड ऑफ स्किन एंड बॉडी। सही है, स्किन प्रोडक्ट्स की वजह से लेदर चाहिए ना, लेदर, तो ठीक ठाक जो है ना उनको एनिमल्स को मारा जा रहा है, उनकी स्किन को, उनकी उसको यूज़ किया जा रहा है लेदर इंडस्ट्री में। यूज़ ऑफ रीयूजेबल एंड रिसाइकिल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीयूजेबल मटेरियल जो है या रिसाइकिल मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाए, ताकि जो है वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेंट का बायस नहीं बने। पेपर बैग्स जो है ना वो रिसाइकिल हो जाते हैं, अगर वो ज़मीन पे पड़े होंगे ना किसी जगह पे, तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 दिन के अंदर वो पेपर जो है वो ज़मीन के अंदर जो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होता है, ज़मीन में घुल मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक जो है ना वो बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है भाई, इसको तो रिप्लेस करना चाहिए। तो उन्होंने सही कहा है। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट्स वगैरह को बचा के रखें, वैसे भी भाई बिल ज़्यादा आता है, तो देख ले सब अपना अपना हिसाब। यूज़ ऑफ फिल्टर्स और स्क्रबर्स, इंडस्ट्रियल जो चिमनीज़ होती हैं, ये बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं ना, ये घर पे ऐसे यूँ करके चिमनी होती है और यहाँ से धुएँ निकल रहे होते हैं चिमनी से, इधर फ़िल्टर वगैरह लगाओ ताकि गैस फ़िल्टर हो जाए, या कुछ इस तरह के आप नेचुरल फ़िल्टर्स रखें कि गैस जो है वो फ्रेंडली होकर बाहर निकले। लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करना है, मगर ये अब जो है फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ये एग्रीकल्चरिस्ट या आप कह लें कि जो इनके ऊपर साइंटिस्ट ने काम कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स बनाएं जो कि फ्रेंडली हों, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, प्लांट फ्रेंडली हों। रिड्यूस ऑफ वाटर वेस्टेज इन अवर डेली लाइफ, वो तो वैसे भी ज़ाया नहीं करना है। इन्होंने कौन सी नई बात कह दी? अल्लाह के रसूल बहुत पहले कह के जा चुके हैं और करके भी दिखा चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पानी का एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। समरी देख लें आप लोग, 3-4 पॉइंट्स में पढ़ लेगा वही सारी चीज़ें। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, चूज़ द बेस्ट आंसर। द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज़ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, और हम डिस्कस करके आ चुके हैं। वेरी गुड जिन्होंने कहा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की पॉल्यूशन है। आगे, नेम द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन या ओजोन लेयर के ख़राब होने की मेन कॉज क्या है? इन चारों गैसेस में से वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन तो हमें ज़रूरत है, और ऑक्सीजन से ही तो मिलके ओजोन लेयर बनी है, O3, ठीक है, ये इधर आएगा O3। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में काम आती है, ये भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन में तो नहीं। सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिड रेन वगैरह में, नो, दैट्स नॉट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ देयर, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी जो क्लोरीन पार्ट है ना,
ये ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। आगे चल रहे हैं, विच गैस इज इमिटेड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ओके देखो आ गया ना ये, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम पढ़ के आए अभी, ठीक है। द लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ इज कॉल्ड, ओजोन बचा रही है, CFC की लेयर बचा रही है। ऑक्सीजन लेयर, ग्रीन हाउस, तो ना ऐसी कोई CFC की लेयर होती है, ना कोई ऑक्सीजन इस तरह की ख़ास लेयर है। ग्रीन हाउस तो एक इफ़ेक्ट है, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ ये जो गैसेस वगैरह जमा होना शुरू हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ओजोन लेयर इज़ देयर, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। विच गैस फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इन चारों गैसेस में से मेन गैस कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है? कार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नोप, कार्बन डाइऑक्साइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो ये चारों भी हैं, लेकिन CO2 को ये एजाज़ हासिल है कि वो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे आगे आगे। अच्छा, द फिनोमेना विच लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड मेटल ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज़, हाँ ये आपसे कह रहा है कि फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रहे हैं, एसिड रेन, ग्रीन हाउस, इन चारों में से वो कौन सा फिनोमेना है जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर्स और मेटल्स या आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को ख़त्म करता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर फ्लड आ रहा है और कोई मेटल की या कोई स्ट्रक्चर की चीज़ या कोई आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ वहाँ पर रखी है, तो फ्लड उसको भी नहीं देखेगा, बहा के ले जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक एसिड रेन्स जो हैं, इसमें हमने ये लाइन पढ़ी थी अगर आपको याद हो, तो एसिड रेन जो है वो इसका राइट आंसर है। द स्टेप विच कैन सेव द अर्थ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, इसमें से ऐसा क्या काम करें कि जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएं, अर्थ में कुछ वाटर को ज़ाया करें, इससे अर्थ बचेगी? नहीं भाई, गलत ऑप्शन। गैस इंजन दें कोई फ़िल्टर में, क्या कौन से गैस इंजन लगाओगे? इतनी बड़ी एयर है, इतनी गैसेज हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, तो ये भी नामुमकिन सी बात रख लिए हाल फिलहाल। यूज़ रिसाइकिल्ड एंड रीयूजेबल मटेरियल या डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तो कहते हैं और ज़्यादा जंगलात को काटना, तो जंगलात को काटना ही तो मेन मसला बन रहा है। हाँ, ये हमने पॉइंट पढ़ा था ना अभी, यूज़ रिसाइकिल्ड एंड रीयूजेबल मटेरियल, तो फिलहाल ऐसे तो मटेरियल यूज़ करो जो कि रीयूजेबल हों, दोबारा एनवायरनमेंट में यूज़ हो जाएं। तो दिस शुड बी द राइट आंसर, जिसमें प्लास्टिक बैग और पेपर बैग की एग्जांपल थी। ऑलराइट, द एनिमल इंक्लूड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन चारों में से बताइए कि वो कौन सा एनिमल है जो कि इंडेंजर्ड है? डियर्स, जाइंट पांडास, जैकल्स, कैट, तो इट्स जाइंट पांडास, अभी हम देख कर आए। द पॉइजनस गैस विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ मोटर व्हीकल बाय इरिटेटिंग स्मेल, इनमें से वो कौन सी गैस है जिसकी इरिटेटिंग स्मेल है और वो मोटर व्हीकल की बाय प्रोडक्ट है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया। तो अभी हम पढ़ के आए, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी इरिटेटिंग सी इसकी स्मेल होती है, बड़ी इरिटेशन कॉज करती है ये, और ये मोटर व्हीकल और इंडस्ट्रीज़ की बाय प्रोडक्ट है। द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10। अच्छा ओके, ये भी आपसे बता रहा है कि ओजोन लेयर जो है ग्राउंड से कितनी दूर है, तकरीबन कितना फासला है। ये ग्राउंड हो गया और ये ओजोन लेयर हो गई हमारी, तो इतना इनके दरमियान सरफेस से ग्राउंड से कितनी ऊपर तक आ रही है? 5 to 10 किलोमीटर तक, या 16 to 20 किलोमीटर तक, या 12 से 50 किलोमीटर, या 16 से 50 किलोमीटर। तो अभी हम देख के आए, इसका मेरे ख्याल से ये आंसर है 12 to 50 किलोमीटर। मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ ताकि हम, ओजोन लेयर में पढ़ा था ना, ये था ये ओजोन लेयर में, इट्स 12 to 50 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। सही है, ग्राउंड से तकरीबन 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये कहीं हमें मिल जाएगी। 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में ओजोन लेयर मिल जाएगी। और ओजोन लेयर जो है ना ये, अच्छा 4 तरह की, वो मुझे लेयर्स से याद आ गया, 4 तरह की लेयर्स होती हैं। एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है ना इसमें 4 तरह की, और एक होती है मीजोस्फेयर, एक होती है थर्मोस्फेयर, और एक होती है एक्सोस्फेयर। इस तरह से ये स्फेयर्स होती हैं। इसमें ओजोन लेयर जो ना आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में। सही है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आएगी, याद रखिएगा, STRA, स्ट्रेटो और स्फेयर। सही है, तो ये हो गया, ठीक है, मैच वैच कर लेंगे बाद में। प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, सेव द अर्थ, ऑब्वियसली मैच द कॉलम, यही होगा। परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, तो इससे क्या होगा? एक्सपोजर टू CFC,
ड्राउजीनेस, इसको चलो देखते हैं अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है। ड्राउजीनेस एंड अनक्लियर स्पीच किससे होती है? एक्सपोजर ऑफ CFC से होती है। इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हैं वो इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हैं वो पॉल्यूशन से आएंगे। और लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इसका ओजोन लेयर से बन रहा है क्या? मुझे तो इसका समझ नहीं आया कैसे बन रहा है। खैर बहरहाल इसको देख लिया, ये तो एक्टिविटी थी एक ऐसी, हमने कर लिया। डिफॉरेस्टेशन, परमानेंट डिस्ट्रक्शन, क्या बात, देख लेना है इसको, ठीक है, टाइम बहुत वो हो रहा है, मेन चीज़ कर लें ज़रा, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आ गया केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 5। ऑलराइट, केमिकल रिएक्शंस पता है ना आपको? कंबस्शन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप स्पेशली ख़वातीन जो हैं, और हम लोग भी, वैसे हम लोग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम किचन में, लेकिन जो स्पेशली ख़वातीन हैं खाना बना रही हैं, वो जो कुकिंग कर रही हैं, वो केमिकल रिएक्शन है। वो जो माचिस की तीली जला रही हैं, इफ़ यू लाइट अ मैच स्टिक, वो भी केमिकल रिएक्शन है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन की एक छोटी सी मैंने एग्जांपल आपको दी थी। आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं भाई अंदर इंटरनली, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आपकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रही है वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की जर्नल एग्जांपल्स हमने कुछ देख ली हैं। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि कोल के बारे में बता रहे हैं कि कोल एक ब्लैक कलर का सॉलिड है, फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है। वेयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस, लेकिन जब मैं कोल को जलाता हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है और वो एक कलरलेस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कलरलेस गैस है। तो ये जो बर्निंग ऑफ कोल है ना, ये केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोडक्ट आ रही है केमिकल रिएक्शन में, जो दूसरी प्रोडक्ट बन रही होती है, उस प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल चेंज होती है और प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल चेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू इस कोल को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जनाब, उसकी अपनी ही खुसूसियात हैं, वो एक नई प्रोडक्ट है। तो वो अपने रिएक्टेंट से, या अपने आप कह लें कि जो इनिशियल जो है सब्सटेंस है जिसके प्रोडक्ट में बनी है, उससे बिल्कुल अलग होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स और दी हुई हैं। विनेगर और सोडा को मिलाओ तो आपका बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग और एस फॉर सोडा। बेकिंग सोडा होता है और इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। 3 थोड़ा स्लिप हो गया, माजरत ख्वाह हूँ मैं, ठीक है। अब कमेंट में ये मत कह देना सर आपने 3 अच्छा नहीं लिखा और 3 आपका ये हो गया। भाई मेरा मकसद है चीज़ें समझाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, इस तरह के भी कमेंट्स आए हैं, सर आपने जो है वो उर्दू में ना इसका इमला सही नहीं लिखा। उर्दू का पेपर थोड़ी चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि MCQs टाइप पेपर है भाई, रिटन पेपर थोड़ी है। चीज़ समझ में आ गई? थोड़ी बहुत गलती माफ़ कर दो यार, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब ये जो H नज़र आ रहा है ना, ये इस बाय की रिप्रेजेंटेशन है। ये मैं एक ऐसी जनरल बात बता रहा हूँ, जहाँ भी किसी फार्मूले में बीच में H आ जाए तो वो बाय हो जाता है। अगर मैं इस H को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बनेगा। आई समझ में बात? तो ये एक H की एडिशन जो है वो बाय लगा देती है। और अगर मैं इस H को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है वॉशिंग सोडा, सही है, जिसका फार्मूला है NaCO3, सही है। ये है वॉशिंग सोडा, WS, सही जनाब। तो ये भी आप विनेगर को अगर सोडा से मिलाऊंगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना। आयरन नेल को पानी, या आप कह लें कि पानी में जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो रिएक्ट कर जाती है आयरन से, रस्ट हो जाता है, यानी जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। ये भी एक केमिकल चेंज है। आयरन और सल्फ़र को मिलाऊंगा तो एक नई प्रोडक्ट बन रही है आयरन सल्फाइड, जो आयरन से भी मुख्तलिफ है और सल्फ़र से मुख्तलिफ है। इसकी एक अलग ही अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है जनाब। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। A chemical change is also called a chemical reaction और a chemical reaction is also known as chemical change। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप देख लें।
और हीट, हाँ हीट इवॉल्व होती है, वो आगे और आएंगी मेरे ख्याल से, इसमें देनी तो चाहिए इनको। वो आता है कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह ये। अच्छा आगे चल रहे हैं। हाँ, इसमें एक मिनट मुझे देखने दें बता क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओके ओके, यही कह रहे हैं आपसे यहाँ पर। मैं आपको वैसे ही समझा दूँ टाइम ज़ाया होने से पहले, मेन बात बता दूँ मैं आपको। ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, चलो यहाँ से समझो, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स समझाना चाह रहे हैं। एरो के इस तरफ लेफ़्ट साइड के ऊपर, एरो के इस तरफ लेफ़्ट साइड के ऊपर जो भी मटेरियल होगा ना उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, आर। ठीक है, और एरो के उस तरफ राइट साइड पे जो भी मटेरियल होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि पी। वो यही कह रहे हैं आपसे। अब इन्होंने यहाँ पे इधर करके दिखा दिया, ये रहा रिएक्टेंट, मीथेन CH4 रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रहे, ये रिएक्टेंट है, और जब इनका कम्बिनेशन हुआ तो जो आगे कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये प्रोडक्ट है पी, और वाटर मॉलिक्यूल ये भी पी। तो ये इस तरह से इन्होंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपको बता दिया, 2-4 एग्जांपल्स और दे दिए इन्होंने। देख इसमें एक मिनट, और क्या है इसमें, अच्छा ओके, पैरेंथेसिस का भी यूज़ बता रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, पैरेंथेसिस कहते हैं ये ब्रैकेट्स वगैरह, ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट हो गया या कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट्स होते हैं, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पैरेंथेसिस के इस्तेमाल से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट ऑफ मैटर जो है ना वो बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और पैरेंथेसिस के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट तो है, ये आर तो है, सही है, लेफ़्ट साइड पर है एरो के, लेकिन किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, लेकिन ब्रैकेट में हमने जी लिख दिया तो गैस फॉर्म में। उसके बाद इनके कम्बिनेशन से जो चीज़ बनी राइट साइड के ऊपर, प्रोडक्ट जो बनी पी, वो मुझे लिक्विड फॉर्म में मिली, तो मैंने एल लिख दिया उसको। तो इस तरह से स्टेट ऑफ मैटर भी, कभी कभी जब वाज़े तौर पे वाटर नज़र आता है भी, तो ये एक मॉलिक्यूल है ना, हमें नज़र नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन जो हो रहा होगा। कभी कभी जब वाटर के ड्रॉप्स नज़र आए वाज़े तौर पे, तो हम उसको AQ भी लिखते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये जैसे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है जनाब, आगे चल रहे हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल रिएक्शन, बेकिंग ऑफ केक, केमिकल रिएक्शन। आगे चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत है यार, एप्लीकेशन तो केमिकल रिएक्शन की हर जगह ही है। हम हमारे आसपास इतने केमिकल रिएक्शन डेली हो रहे हैं, ख़ुद हम अपनी ज़ात में अगर झांकें तो इतने हमें केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे। वी कुक, वो मैंने बताया, जैसे ख़वातीन जो होती हैं खाना बना रही हैं, तो वो जो कुकिंग कर रही हैं उनको पता भी नहीं होगा कि जो बिरयानी बन रही है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रही है, बिरयानी। ओके, अच्छा, लाइट अ मैच स्टिक, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक लंबी सांस ले रहे हो तो अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया सेलुलर लेवल पे जाके। ठीक है, एंट एसिड्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, एंट एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। गैविस्कन का नाम सुना है आपने, गैविस्कन बड़ा मशहूर एंट एसिड है, गैविस्कन। उसके अंदर एंट एसिड्स के अंदर ये डले हुए होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट्स वगैरह डले हुए होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इस तरह के, जो कि एसिडिटी को सप्रेस करते हैं, HCl की सीक्रेशन को सप्रेस करते हैं। तो ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारा पूरा डे में अगर हम ऑब्जर्व करें उसको ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मिल जाएंगे। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हैज़ार्डियस होते हैं हमारे लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोरोफिल। तो रिएक्शन कुछ ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कैच कर रहा है प्लांट जो है वो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, लाइक दिस स्टोमेटा S, और ये प्लांट्स के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग वाले पोर्स होते हैं। ये इस तरह से ओपनिंग होती है इनकी, ये ओपन क्लोज स्टोमेटा है, और ये जो है वो क्लोज स्टोमेटा है। खैर ये प्लांट्स के अंदर मिलियंस की तादाद में होते हैं उसके पत्ते में, और ये गेटवे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जाती है, और वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है प्लांट को, जाइलम से मिलता है या फाइलम से मिलता है, मेरा आपसे सवाल है, और इसका आप मुझे जवाब दे दें यहीं।
तो जिसने दे दिया मैं बता रहा हूँ उसका जवाब। वाटर जो है हमें जाइलम से मिलता है। दो बड़ी रूट्स हैं ना, XYLEM, जाइलम और फाइलम, फ्लोएम सॉरी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, फ्लोएम FLOEM इस तरह करके। तो दो बड़ी रूट्स हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिएंट्स और फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आई और वाटर जो है वो जाइलम से आया और सनलाइट जो है वो सूरज से आई। ठीक है। और जनाब अंदर जो एक रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, उससे क्या मिला, ग्लूकोज मिला और ऑक्सीजन मिली। तो सुबह सुबह जो ऑक्सीजन प्लांट फेंक रहा होता है वो हमारे तुम्हारे काम आ जाती है। ठीक है। और ग्लूकोज ये अपने ख़ुद यूज़ में कर लेता है। तो इतनी प्यारी अल्लाह ताला की ये खल्क़ है, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है प्लांट से। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला याद रख लिएगा, कभी कभी आ जाता है C6H12O6। और मुझे ग्लूकोज से शुगर का फार्मूला भी याद आ रहा है। शुगर का होता है C12H22 होता है, यस 22 एंड O11। हाँ, यही फार्मूला होता है। ये शुगर का फार्मूला है, SUG। ठीक है, शुगर का फार्मूला है ये C12H22O11। तो ऐसी जनरल नॉलेज की बात है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जब आपसे पेपर में ये पूछ लेंगे कि सिंध एक्ट का ये बता दें को कितने क्लॉज हैं, तो पेपर वाले कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या बता रहे हैं? ठीक है, वही अल्ट्रा वायलेट रेस से डिप्लेट हो रही है, आपको पता है, अभी पढ़ के आए हैं सारा। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग बता रहे हैं, बस ये थोड़ा सा समझ लो इसमें से। आई डोंट थिंक कि कोई ख़ास इतना MCQs बने। बैलेंस करना होता है इनको, जैसे कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, सही है। 2 ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, 2 इसके नीचे ये इसकी पावर लगी हुई है, या इसकी क्वांटिटी वो सॉरी एटॉमिक वो है। तो ये 2 2 4, ये 4 इधर हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो जो प्रोडक्ट बने ना वो भी इसी रेशो से, इसी प्रोपोर्शन से बने। यानी प्रोडक्ट में भी मुझे 4 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए और 2 मुझे जो है ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए। तो ये देखो, ये एक बैलेंस्ड जो है वो इक्वेशन है। यहाँ पर कोफिशिएंट लगा हुआ है इस पूरे मॉलिक्यूल पे, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर मैं 2 2 को कंबाइन करूँ तो 4, इस तरह से मुझे यहाँ पे 4 का पूरा हो गया हाइड्रोजन, इधर भी 4 पूरे थे और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो ये कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, 2 इधर पूरे हो गए, 2 इधर पूरे हो गए। तो एक बड़ी बैलेंस सी इक्वेशन है। ठीक है। और इससे होना चाहिए इसी तरह से। और अच्छा, ये क्या, ये भी चलो हाँ, ये भी देख लो। ये फेरिक है यानी कि आयरन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इससे कंबाइन हुआ तो प्रोडक्ट जो है, इसको हमें बैलेंस करना है शायद, हाँ, कंबाइन हुआ तो प्रोडक्ट में ये और ये आया। अब आप देखो, यहाँ पर फेरिक का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फेरिक का 1 है, तो फेरिक तो बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, सही है। तो इधर 2 2 हैं और यहाँ पर 1 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये 2HCl हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सही है, और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, तो ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल सही है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जनाब, आगे ये इन्होंने, हाँ ये देखो इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने 2 लगा के इसको बैलेंस किया हुआ है, तो इस तरह से बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना आपके सेम होने चाहिए। अब ये आप कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो बैलेंस करना हो। ठीक है, मेन पॉइंट आ गया है जिसका बन सकता है MCQs। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया था एंटोनी लिवाइजर ने। एंटोनी लिवाइजर जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कंसीडर किए जाते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और क्लासिकल केमिस्ट्री के फादर कौन है? जाबिर इब्न हयान, सही है। ठीक है। तो 1789 में ये फ्रेंच केमिस्ट था, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसीलिए इसी तरह से इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। उसमें ये कह रहे हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन द मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। इन अदर वर्ड्स, मास, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम। ये कह रहा है कि भाई ना तुम मास को पैदा कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ना ही मास को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, मास जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन रहेगा उतना ही, कांस्टेंट ही रहेगा।
सही है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल एनर्जी की तरह, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें यही है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मगर आप ना एनर्जी को बना सकते हो ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो। यही बात कुछ इन्होंने कही है। इन्होंने मास के हवाले से कह दिया कि सेम रहेगा मास जो है वो, ठीक है। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू किया हुआ है, आप चाहें तो देख लें, वो एक ही बात है। मैं इसको डिटेल में जाऊंगा नहीं, वैसे आसान सी चीज़ है ये, वीडियो हो गई है कुछ 54 मिनट्स की। बस इसके अंदर ये बता रहा है कि मास जो है ना वो सेम रहा, देखो इधर भी 36 रहा मास पूरे उसका, और इन दोनों के रिएक्टेंट्स जो हैं उनका भी मास 36 रहा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओके करता है। तो लिवाइजर साहब सही कह रहे थे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन वगैरह, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये सोडियम एसीटेट हो गया, नहीं सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये है सोडियम एसीटेट, ये वाटर का, ये इनके एटॉमिक मासेस दिए हैं। कह रहा है इनको ज़रा चेक करो कि इनका मास सेम है या नहीं है, तो आप भी कर लेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एडिशन रिएक्शन, इसको कंबस्शन रिएक्शन या इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, और सॉरी कंबस्शन नहीं, कंबाइनिंग रिएक्शन। और कंबस्शन रिएक्शन भी होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, न्यूट्रलाइजेशन भी होती है। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शन जो है ये कह रहा है कि जिसमें इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक मेन प्रोडक्ट बना दें, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इनको हम कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आ गया ना, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर रिएक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाइड्रोजन when combined with chlorine it forms HCl, ठीक है। तो ये हो गया एक एडिशन रिएक्शन के 2 रिएक्टेंट्स ने कम्बिनेशन होकर एक नई प्रोडक्ट बना दी। आगे चल रहे हैं, इन्होंने सोडियम क्लोराइड की दी होगी यकीनन, हाँ वही घिसी-पिटी एग्जाम्पल क्लासिकल सबको वही देते हैं। सोडियम है और क्लोरीन है और वो नमक बन गया भाई सोडियम क्लोराइड, तो ये एडिशन रिएक्शन है, सही है। इसी तरह से ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। आगे चल रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उलट होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बनी बनाई प्रोडक्ट जो वो टूट जाती है अपने उसमें कंपोनेंट्स के अंदर। लाइक वाटर बना, वाटर को जब मैं तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन अगर अलग इवॉल्व हो गई और ऑक्सीजन ने बोला भैया अल्लाह हाफिज़, ऑक्सीजन अलग चली गई। तो ये जो रिएक्शन हुआ है मैंने डीकम्पोज किया, मैंने तोड़ा इनको, इस कंपाउंड को मैंने डीकम्पोज करके इसको तोड़ के हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गया। दूसरी एग्जाम्पल्स में देख लो, अच्छा ये देखो पैरेंथेसिस दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको बता रहा है कि ये भी लिक्विड फॉर्म में है हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, वाटर निकला। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने इसको देखा नहीं, O2 को नहीं देखा मैंने। H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला, ये लिक्विड फॉर्म में। इसको जब मैंने ब्रेक किया तो वाटर अलग निकला, ऑक्सीजन अलग निकला। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आप इनमें से देख लीजिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको बता दूँ, ये भी ये एनर्जी चेंज के हवाले से होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो एंडोथर्मिक का रिएक्शन है कि हीट एनर्जी जो है, एंडो मीन्स इनसाइड, सही, और थर्मिक मतलब हीट एनर्जी की बात हो रही है, हीट और ई फॉर एनर्जी। तो एंडोथर्मिक मीन्स वेयर थर्म मीन्स हीट, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एडिड टू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए या ऐड हो जाए, ये एंडोथर्मिक, एंडो इनसाइड हीट एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, एंडो एंडो एंडो, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि ये एक HgO, ये Hg तो मरकरी ऑक्साइड, यस मरकरी का फार्मूला Hg, ये मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट दी हमने इतना तोड़ा, सॉरी हीट कह रहा हूँ, हीट से ये डिकम्पोज हो जाएगा, हीट इसमें से ओपन होगी, निकलेगी, और जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा डिकम्पोज करूँगा हीट दे के या इलेक्ट्रिसिटी दे के, जो भी डिकम्पोजिशन मेथड होगा, जब ये मरकरी अलग होगा इस ऑक्सीजन से, तो ये मरकरी अलग हो गया, या ऑक्सीजन अलग हो गया, इन दोनों के टूटने से हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर आ गई, तो ये है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसका उलट है, इसमें क्या होता है कि जो 2 कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर जाती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, थर्म मीन्स हीट एनर्जी। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो वाटर तो बना, लेकिन हीट एनर्जी भी रिलीज हुई सिस्टम से बाहर, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और कुछ है इसमें बस ये
वेनिगर, बेकिंग सोडा, ठीक है। और कुछ है समरी, आप लोग देख लेना, सारी समरी ज़रूर पढ़ लिया करो, उसमें मेन चीज़ें आ जाती हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। रस्टिंग ऑफ लॉक्स क्या है, क्या ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मैं ये करता जाऊँगा, ये एक केमिकल चेंज है, सही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, इसकी फिज़िक चेंज हो रही है। यानी कि लॉक जो है अगर उसके अंदर रस्टिंग आ गई तो आप लॉक को दोबारा वैसे ही चमकता हुआ नहीं बना सकते, वैसे ही लोहा उसका नहीं बना सकते, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गई है तो आप उसको दोबारा जमा सकते हो भाई, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में ले आ सकते हो, तो ये केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज इन टेस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क का जो है वो टेस्ट चेंज हो गया, यानी कड़वा हो गया या फट गया मिल्क, तो वो एक केमिकल चेंज हो जाता है उसकी वजह से, बैक्टीरियाज़ की वजह से, तो ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। डाइजेशन ऑफ योर फूड, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, जैसे ही वो वाटर बनेगा, ठीक है, उसको आप दोबारा जमा के आइस फॉर्म में ला सकते हो, तो ये तो रिवर्स हो गया, सही। आगे चल रहे हैं। चेंज इन मीट्स स्मेल आफ्टर इट इज़ आउट इन सन फॉर सम टाइम, धूप में आपने जैसे ही रखा मीट को, कुछ टाइम बाद उसकी जो है स्मेल आने लगी, बिकॉज उसके ऊपर ठीक ठाक बैक्टीरिया आ गया और उसको जो है उसके प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड्स की जो चेन है, ए अमाइनो एसिड्स की जो चेन है, उसको वो ब्रेक डाउन करने लगे, बर्न करने लगे और स्मेल प्रोड्यूस हुई, ये केमिकल चेंज हो गया। कार्विंग ऑफ पीस ऑफ वुड, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है, ये वुड को जो है वो फिज़िकली उसकी चेंज कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर जो है ना, ये भी फ़िज़िकल चेंज है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में शुगर को मैंने पानी में मिलाया ना, तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, सही है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो शुगर जो है वो नीचे की नीचे रह जाएगी और गैस फॉर्म में वाटर जो है वो, इधर कंडेंसर लगा होता है, गैसेस जो है वो इधर आएंगी, वेपर्स वाटर की यहाँ पे कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बन के कंडेंसेट मुझे मिल जाएगा और इधर शुगर मुझे अलग मिल जाएगी, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ये फिज़िकल प्रोसेस है। मैशिंग ऑफ पोटैटोज़, ये भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, उसकी फ़िज़िकलिटी चेंज हो चुकी है, ठीक है। लाइटिंग अ मैच, ये एक केमिकल प्रोसेस है, सही। अब ये बैलेंस इक्वेशंस हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर आ रहे हैं, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, तो ये सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है, ये तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, दो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, या कंपोजिशन उसकी जो ओरिजिनल थी, मैं डी लिख दिया यहाँ पर। जिंक कंबाइन हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है, तो क्या ये सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो वाटर बन रहा है, ये सिंथेसिस और ऑक्सीजन रिएक्शन है। इसमें आपको यकीनन कन्फ्यूजन हो रही होगी। असल में ये जो है ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इन्होंने दिया हुआ नहीं है इसका, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, यानी एक रिएक्टेंट जो है ना वो एक सिंगल रिएक्टेंट दूसरे सिंगल रिएक्टेंट को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर जिंक ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को कि जा भाई अपना रास्ता नाप, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से चली गई प्रोडक्ट में अलग, और जिंक ने इसको रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ जो है वो एक प्रोडक्ट बना ली, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और ठंडा ठंडा पानी बन रहा है, अगर वो फ्रिज में बन रहा होगा तो, ठीक है, तो ये वाटर जो है ये है आपका सिंथेसिस रिएक्शन। सो सी इज़ द राइट आंसर। आगे चल रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट इंडिकेशन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इनमें से बता दें केमिकल रिएक्शन जो है वो उसकी बेस्ट इंडिकेशन कौन सी है। ब्लू पाउडर टर्न इनटू वेट वाटर, ये नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक फिजिकल चेंज आया। अब वाइट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, नहीं, ये भी फिजिकली हो सकता है। मेटल बबलिंग व्हेन प्लेस्ड इन अननोन लिक्विड, हाँ, असल में जो बबलिंग जो होती है ना, ये बबलिंग अगर किसी भी चीज़ को आप किसी भी दूसरी चीज़ में डाल रहे हो और बबल्स आना शुरू हो गए, तो वो जो है ना एक केमिकल चेंज की अलामत होती है। एक्सेप्ट वाटर, वाटर जो है उसमें जो बबल आ रहे होते हैं वो एक फ़िज़िकल चेंज हो रहा होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा होता है गैसुअस फॉर्म के अंदर, तो वाटर की फ़िज़िकलिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। वाटर को हटा के बाकी मोस्टली जो बबलिंग रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं, तो दिस इज़ द राइट इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन।
व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक रिएक्शन है मीथेन गैस का और ऑक्सीजन का, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है, तो इसमें प्रोडक्ट बता दो। तो इसमें ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रहा राइट आंसर, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉल्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ सी वाटर एवोपरेट्स, पेपर टर्निंग सॉफ्ट व्हेन वेट, लीफ चेंजेस कलर, फॉल्स इन कलर्स इन द फॉल। तो ये जो लीफ जो हो रहा है ना, इसमें जो चेंजिंग आ रही है ये केमिकल चेंज है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये आप लोग काइंडली गूगल कर लिएगा कि लीफ का चेंज जो है वो कलर चेंज हो रहा है वो उसके क्लोरोफिल की वजह से उसमें केमिकल चेंज आ रहा है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों तो गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इनमें, आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही है। मुझे लग रहा है कि ये शायद सी सही है। पेपर टर्निंग सॉफ्ट व्हेन वेट, ये तो नहीं होगा, पेपर जब उसमें से सूखेगा तो वो दोबारा जो है ना वेट से ड्राई हो जाएगा। सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्मिंग एज सी वाटर एवोपरेट्स, ये भी एक फ़िज़िकल चेंज लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली गालिब गुमान मुझे मेरा जो है वो यहीं जा रहा है, बाकी इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। और ये बैलेंस इक्वेशन का कह रहे हैं, और एसिड एल्कलीज एंड सॉल्ट, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा आता हूँ चैप्टर नंबर 6। ये बहुत ज़बरदस्त मज़े का चैप्टर है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपके क्लियर हो चुके होंगे। सही है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।